अपने को रेटिंग दे रखी थी बल्ब्स की, और उनको कभी सीरीज में जोड़ दिया, कभी पैरेलल में जोड़ दिया, और कभी मिक्स में जोड़ दिया। ठीक है, इन तीनों पर मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिए थे और बताया था कि भैया किसका ब्राइटनेस लेवल क्या होगा, कितना होगा, कैसे वो पता करना है। आपको ब्राइटनेस लेवल चेक करने में आपको एक ही चीज पता करना है भाई, कि जितना कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, बस। जिसके लिए जिस रेजिस्टेंस या जिस बल्ब के करस्पॉन्डिंग जितना कंजप्शन ज्यादा होगा, उसका ब्राइटनेस क्या रहेगा भाई, उतना ज्यादा रहेगा। सही है ना? हाँ सर। ठीक। अब अगर वो प्योरली सीरीज में है, सबके सब सीरीज में है, तो क्या करोगे बेटा, आप आई स्क्वायर आर से देखोगे, क्योंकि हर किसी में जाने वाली करंट सेम है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, उसमें जो पावर कंजप्शन है वो ज्यादा रहेगा, तो उसका ब्राइटनेस भी क्या रहेगा भाई साहब, ज्यादा रहेगा। सही है। देखिए, अगर वही पैरेलल में है तो हमने बताया था आपको कि आपको क्या लगाना ज्यादा सही रहेगा, बी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हर किसी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहने वाला है भाई, सेम रहने वाला है। जिसके लिए आर कम रहेगा, उसके लिए पावर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उसके लिए ब्राइटनेस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सही है ना? अब अगर मिक्स ग्रुपिंग हो गई तो भी आपको इतना ही करना है, चाहे आप जैसे आपका कॉमन सेंस जो बोले। आप अगर बी स्क्वायर बाई आर से करके आपको अगर अंदाजा लग रहा है, आई स्क्वायर आर से अंदाजा लग रहा है ना, वी इंटू वाई से अंदाजा लग रहा है, जिससे भी आपको लग रहा है कि भाई इससे करने पे, इन तीनों में से जिस फॉर्मूले से आपको करने से आपको इजिली कंपेयर हो जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है 2 4 5 में, तो आप क्या करना वो लगा सकते हो। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, है ना, ये क्वेश्चन था अपने पास। ठीक, ये अपना V मान लिया, ये R, ये सबका रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, सेम मान लिया। ये सारे बल्ब है जो रेजिस्टेंस है, ये B1 था, ये B2 था, ये B3 था, ये B4 था। तो इनका ब्राइटनेस अपने को चेक करना था भाई, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा किसका है। तो हमने किससे कर लिया, क्योंकि R सबका सेम दिखा मेरे को, है ना, तो मैंने सोचा क्या मैं आई स्क्वायर आर से कर सकता हूँ क्या। तो मुझे लगा हाँ यार, आई स्क्वायर आर से करना थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि हम करंट को इजिली डिवाइड कर पा रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं, बोलो भाई। और फिर जिसमें भी करंट ज्यादा जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर में आई सिर्फ दिख रहा फैक्टर अपने को, आर तो सब में कांस्टेंट है, तो जिसमें करंट ज्यादा जाएगा वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, और ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो उतना ही क्या रहेगा, उसका ब्राइटनेस लेवल हाई रहेगा। तो आपको दिख रहा था जो भी करंट निकलेगा यहाँ से बैटरी से, सबसे ज्यादा B1 वाले में जाएगा, उसके बाद B2 B3 में इक्वल करंट जाएंगे, और सबसे इन B2 B3 से ज्यादा करंट कहाँ जाएगा, B4 में जाएगा। तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा दिखेगा, B1 दिखेगा, फिर कौन दिखेगा, B4 दिखेगा। चूंकि B2 B3 में करंट सेम जा रहा था, तो आई स्क्वायर आर का वैल्यू दोनों के लिए क्या है भाई, सेम है। तो मैं बोलूंगा कि दोनों का पावर सेम है कंजप्शन, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दोनों का ब्राइटनेस भी क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। ये हमने कल देख लिया था। सही है क्या? हाँ सर। चलो, तो बेसिकली कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये पुराना सर्किट थ्योरी जैसा प्रॉब्लम बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो इसको लेके बहुत टेंशन मत आना, अपना कॉमन सेंस है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी कभार हो सकता है अगर प्रैक्टिस कम है, अदरवाइज क्वेश्चन तो हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारे पास थे। अभी एक आध प्रॉब्लम और करते हैं हम लोग, देखो जरा। ठीक है, मान लो कोई एक रेसिपी है, या मान लो पानी बॉईल करना है आपको ना, वाटर बॉईल करना है। ठीक है, ऐसे। और हमारे पास एक एक हीटर है, या इलेक्ट्रिकल कैटर है, कैटल, है ना, इलेक्ट्रिकल कैटल है। उसके उसमें क्या है, जो भी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल कैटल, इसमें क्या दो रेजिस्टेंस है, R1 और R2। इसमें क्या है भाई, दो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो सुनो जरा तुम। ठीक है, कि बोलता है कि अगर हमने सिर्फ R1 इस्तेमाल किया, और बोला है कि R1 बराबर R2 दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, बोला कि अगर मैंने, आइडेंटिकल मत लो क्योंकि कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, है ना, अलग अलग है ये। बोला कि अगर जो है आपने R1 का इस्तेमाल किया सिर्फ, when only R1 is in used, तो जो टाइम लग रहा है ना, कितना टाइम ले रहा है ये, सपोज 10 मिनट लग रहा है ये, कितना ले रहा भाई ये, 10 मिनट ले रहा है। अच्छा, जब सिर्फ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, R2 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टाइम कितना लग रहा है ये, 15 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जब दोनों सीरीज में इस्तेमाल करेंगे,
तो क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछेगा वो, टाइम कितना लगेगा। हाँ सही क्या। और दूसरा क्या हाँ पूछेगा सर। कि जब पैरेलल में दोनों को जोड़ेंगे तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो ये हाँ हमारे पास क्वेश्चन था कि जब सिर्फ अकेला R1 जब हम इस्तेमाल किया हमने, तो 10 मिनट में वाटर को क्या किया उसने, बॉयल कर लिया। ठीक है, जब हमने R2 को इस्तेमाल किया अकेला, तो भाई साहब कितना टाइम लिया उसने, 15 मिनट ले लिया। दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, दोनों को पैरेलल में लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। सोचिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। एक हिंट जरूर मैं दे सकता हूँ, वो ये हिंट ये है कि वाटर को कहीं से भी आप हीट दो, बॉयल होने के लिए वो इक्वल अमाउंट ही उसको जरूरत होगी एनर्जी की। समझ में आया क्या। हाँ चाहे आप लो फ्लेम पे करो चाहे हाई फ्लेम पे करो, जब उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तब वो जाके क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा। अब आपका सोर्स मैटर करता है कि आप सोर्स कैसा इस्तेमाल कर रहे हो, आप धीरे धीरे हीट कर रहे हो, तेज हीट कर रहे हो, रेट वोट से मुझे मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है कि अगर मैं इतना अमाउंट ऑफ हीट दे दूंगा तो भाई साहब ये बॉयल कर जाएगा। बात समझ में आया क्या। तो हर हाँ सर। प्रोसेस में जो मिलने वाली हीट है वो सेम है। ये हिंट मैंने तुमको दिया है, अब ट्राई मारना स्टार्ट करिए जल्दी से आप। सर फर्स्ट वाले का 6 मिनट आएगा क्या। बेटा बहुत सारे डेटा अननोन है। अच्छा ओके ओके, तो हमें क्या दे रखा था, जब सिर्फ R1 इस्तेमाल हमने किया तो कितना हीट चाहिए। हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, I²R×T। सही है। हाँ सर। ओके, लेकिन अब एक चीज देखो, यहां पर एक चीज हमें और दिमाग में सेट करना है कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ये इस्तेमाल करूं कि ये इस्तेमाल करूं, बताओ। ये इस्तेमाल करूं कि ये इस्तेमाल करूं। ये मैं नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। अब क्वेश्चन तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, है ना। ऐसा हाँ इसलिए किया मैंने क्योंकि जो वोल्टेज सप्लाई है वो तो कांस्टेंट है। आपके घर की वोल्टेज सप्लाई क्या रहती है, कांस्टेंट है, 220 वोल्ट। हाँ बात समझ में आया क्या। यही लोग गलती करते बेटा। ठीक है, तो मैं कौन सा लगाऊंगा, V²/R लगाऊंगा। ठीक है, तो H हो गया ये जब पहला इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, जब मैं दूसरा इस्तेमाल करूंगा R2, तो भी हीट मुझे उतनी चाहिए और सप्लाई भी उतना ही है। बस क्या बदल गया, यहाँ पे T1 था, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, T2 कर दूंगा। सही बात है। और T1 है हाँ कितना, T1 है कितना, 10 मिनट है। अब मैं इसको 10 मिनट ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आंसर जो भी आएगा वो मिनट में आएगा, तो उसको सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है। बोल भाई सही किया क्या मैंने। हाँ सर। हाँ एक काम करते हैं, यहाँ से R1 निकाल लेते हैं ना। R1 देख कितना आएगा, H अपॉन सॉरी V²×10/H। बोल सही लिखा क्या, हाँ सर। है ना। और R2 ऐसे अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूँ V²15/H। सही है। हाँ हाँ अब जब दोनों सीरीज में लग जाएंगे तो भी क्या अपने को जो हीट चाहिए वही सेम हीट चाहिए, लेकिन इस बार जो R है वो बदल जाएगा। अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। तो बस बेटा यहाँ पे V² करने का, R1 की जगह पर क्या करने का, ये V²10/H प्लस V²15/H। बस अब इसको सॉल्व करना है ना। V² ने V² को मार दिया, कॉमन ले लिया मैंने V² नीचे से, तो V² हट जाएगा और ये H जाएगा ऊपर, तो ये H भी भाई साहब निपट जाएंगे। लेकिन अभी मैं कर नहीं रहा हूं, यहाँ पे कुछ नीट वाले हमारे प्यारे भोले भाले नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, शायद तो कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं करता हूँ 1/, यहाँ से 1/H मैं कॉमन लूंगा बेटा, तो आएगा यहाँ पे 10 + 15। सही है क्या। हाँ कुछ अपन ने छोड़ दिया शायद, है ना। यहाँ पे देख, ये टाइम T, यहाँ पे टाइम T, यहाँ पे T टाइम चल रहा टाइम थोड़ा था। था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, T। सही है। तो बेटा देख ये H जो है, ये H ऊपर पहुंचेगा, तो H × T / 25। इस H ने इस H को क्या कर दिया बेटा, मार दिया।
टाइम कितना मिला अपने को? ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो चलो सेकंड पार्ट का भी आंसर निकालते हैं, तब तक जल्दी से नोट करो, अभी स्पेस नहीं है, या फिर तुमको आइडिया लग गया तो तुम सेकंड पार्ट का आंसर निकालो, है ना। चलो चालू जाओ। हाँ तो सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, सेकंड पार्ट में पैरेलल में आने हैं, तो अगेन मैं h बराबर क्या लगाऊंगा, v स्क्वायर बाई, बस यहाँ पे r इक्विवेलेंट आ जाएगा, है कि नहीं, और t, हाँ सही है, ये होता है। तो हमें पता है कि भाई ये जो v स्क्वायर t तो ऐसे चलने वाला, 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, पैरेलल में याद है क्या सबको? हाँ सर। तो डायरेक्ट ऐसे कर देने का, v स्क्वायर t 1/r1 कितना था हो जाता है, याद है क्या, r1 कितना निकाला था मैंने, v स्क्वायर 10/h, ऐसा कुछ था ना। अरे बोलो रे, हाँ सर। सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ सर। चलो, हाँ सही ये h कॉमन ले लेने का, तो ये h कट जाएंगे, तो v स्क्वायर t, है ना, और यहाँ से नीचे v स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो कितना बचेगा, 1/10 प्लस 1/15, तो v स्क्वायर ने v स्क्वायर को भाई साहब निपटा दिया, तो कितना आएगा ये, t इंटू 15 प्लस 10/150 इज इक्वल टू 1, तो t इंटू ये कितना हो जाएगा 25, ये इधर जाएगा पूरा 150, 6 हो जाएगा। 6 जाएगा, तो 6 मिनट विल बी आंसर। हम्म। जब वो पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 मिनट लगाएगा, जब वो सीरीज में हो जाएंगे तो कितना लगा लेगा, 25 मिनट। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ सर। चलिए, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, जिसको नोट करना नोट कर ले जल्दी से। तो ये जो टॉपिक है अपना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है ना। तो हमें ये पता करना है भाई कि क्या कंडीशन होना चाहिए जब जो बैटरी अपने को पावर दे रही है उसकी करस्पॉन्डिंग अपने को पावर क्या मिल जाए, मैक्सिमम मिल जाए, है ना। अच्छा, पावर कहाँ पर मिलना है अपने को मैक्सिमम, जो भी हम लोग लोड के अक्रॉस जो हम लोग लेने वाले, लोड क्या होता है जनरली, जो भी आपको जैसे बल्ब आपने लगा दिया, तो वो जो एक आपका जो भी आपको मिलने वाला आउटपुट के फॉर्म में उसे हम लोग बोलते हैं लोड, है ना। तो जैसे मान लो वहां पे जनरेटर लग गया, कोई और चीज लग गई, कोई और इलेक्ट्रिकल डिवाइस लग गया, तो ये सब लोड के फॉर्म में आते हैं, हमें आउटपुट हमेशा लोड के टर्म्स में मिलता है, ठीक है ना। तो तब ऐसा मैं ऐसा क्या कंडीशन बनाऊं कि जो आप जो किसी भी सर्किट के लिए जो इनपुट है, जो बैटरी सप्लाई कर रहा है ना, उसका मैक्सिमम पोर्शन कहाँ चला जाए, पावर ट्रांसमिशन में जाए, ये आपका है, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफर मिलेगा और वो कब मिलेगा, वो अपना आज का एजेंडा है अभी इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखिए बहुत सिंपल सर्किट स्टार्ट करेंगे और जनरलाइज भी कर देंगे उसको। देखिए जैसे मान लो कि अपने पास कोई एक बैटरी है जिसका ईएमएफ दे रखा अपने को ई, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर, स्मॉल आर, और यहाँ पे ये लोड है, लोड मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ठीक है। ऐसा हमें इसके अक्रॉस पावर निकालना, यही तो लोड है, तो पावर जो भी आएगा वो कितना आएगा, आई स्क्वायर आर आएगा, बोलो भाई, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अच्छा आई कितना है, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे सर्किट में दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, दोनों सीरीज में है, तो आई क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत, ऐसा लिख सकता हूं मैं, बोलिए भाई। हाँ। अब देखो ध्यान से, अगर हमने जो बैटरी है वो फिक्स कर रखा है, तो ईएमएफ उसका फिक्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है, आर को हम लोग अगर वेरी करेंगे तो हमारा जो है पावर आउटपुट है, जो यहाँ पर आ रहा है, ये जो हमने निकाला ये आउटपुट पावर है, ये आउटपुट पावर क्या करेगा, आर के अकॉर्डिंग वेरी करना स्टार्ट कर देगा, सही है। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए। अब किसी फंक्शन को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई, मैक्सिमम इन वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कैपिटल आर है, तो अगर मैं डीपी बाई डी आर कर दूं 0, तो क्या मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज कंडीशन मिल जाएगी, अरे बोलो भाई, सही है। हाँ।
ठीक है। हाँ अब क्या कर, हाँ थोड़ा रेस्पॉन्स कर दिया करो, मुझे समझ में तो आया कि भाई हाँ कोई यहाँ पर है। तो डीपी बाई डी आर, तो अब बस का डिफरेंशिएशन बाकी रह गया, वो करता हूं मैं। देखो ये जो ई है, ई स्क्वायर है तो कांस्टेंट है ना। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में कैसे करते हैं, याद है क्या आपने कोई पी अपॉन क्यू वाला रूल है ना, कि ये नीचे वाला पहले ऊपर जाएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर है ना। अब डिफरेंशिएशन आप ऊपर वाला, तो डी बाई डी आर ऑफ आर माइनस जो बच, अब आर को रखो कांस्टेंट, और डी बाई डी आर इसका करो जो अंदर वाला था, मतलब नीचे वाला जो था, सॉरी, और इन सब का अपॉन करो, किसके बराबर करना है, जो नीचे वाला था उसका स्क्वायर करना है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, वो पहले से स्क्वायर था, और करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए जिसको इसमें डाउट है, आज मैं 11th वाली क्लास में पढ़ाया है मैंने, वो आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उधर देख सकते हो आप, आज ही पढ़ाया मैंने ये क्वोशेंट रूल। खैर देखो, तो ये आया आपका ई स्क्वायर कॉमन चल रहा था आपका, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर विल बी 1 माइनस आर, यहाँ पे क्या आएगा देखो, चेन रूल लगाऊंगा तो आएगा 2 आर प्लस आर, और फिर आर का डिफरेंशिएशन देगा 1 होल डिवाइडेड बाई आर प्लस आर की पावर 4। बोले यहां तक किसी को डाउट? नहीं सर। अब इधर अपने क्या करना, डीपी अपॉन डी आर करना है 0, इधर 0 कर दिया, तो डिनोमिनेटर वाली चीज 0 हो नहीं सकती, बची वाली पूरी चीज जो ऊपर है, इसमें भी ये चीज 0 हो नहीं सकती, बची अंदर वाली चीज, इनको 0 करके देखते हम लोग क्या हो सकता है ना। एक काम करो, पहले नोट कर लो, है ना, स्पेस नहीं है, अपन अच्छे से करेंगे। थोड़ा मैं यहाँ से इरेज करता हूँ कुछ ये वाली चीज। देखो अपने को इसको करना है 0, तो जो ये अंदर वाली चीज थी यहाँ पे न्यूमरेटर में इन ब्रैकेट वाली चीज, तो क्या लिखूंगा मैं, आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर, आर प्लस आर इज इक्वल टू 0। एक काम करो, आर प्लस आर कॉमन ले लो दोनों टर्म में से, तो इधर बचेगा आर प्लस आर, और इधर क्या बचेगा भाई, माइनस 2 आर, ये क्या करना है 0, ये 0 हो नहीं सकता, ये अंदर वाली चीज देखो, सही है। तो क्या आर का हाँ वैल्यू कैपिटल आर के बराबर आया? हाँ सर। क्या समझ में आया तुमको यहाँ से, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब वो, या ऐसा बोलो जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है, या जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जब उसका वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो पावर क्या मिलेगी अपने को, मैक्सिमम पावर मिलेगी। सही है ना, हाँ ये कंडीशन है ना, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए भाई, इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी मैंने नेट क्यों इस्तेमाल किया मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर एक ही बैटरी है तब तो एक ही रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहेगा, अगर मान लो बहुत सारे बैटरी हो गए तो क्या हो जाएगा, उन सभी का मिला के नेट देखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आया क्या? हाँ सही सर। है, तो यहाँ तक नोट करिए, कुछ और बातें करते हैं, नोट करिए। मैक्सिमम पावर जब मिलेगी उस समय कंडीशन क्या है, कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट के, आर इक्विवेलेंट मतलब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ये उसने अभी हमने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, तो अब ये देख लो कि मैक्सिमम पावर मिल कितना रहा है, तो इसके क्रॉस जो पावर आया था, आर के क्रॉस में कितना आया था, ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर आया था, यही है ना, हाँ ये आउटपुट बोल लो। तो आउटपुट कितना आएगा, ई स्क्वायर आर, आर की जगह पे क्या रख देना अपने को, यहाँ पे स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर की प्लेस पे क्या रख देना, स्मॉल आर रख देना, तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा, देखो ई स्क्वायर, ये 2 आर का स्क्वायर करोगे तो 4 आर स्क्वायर आएगा, एक आर ने आर मार दिया, कितना आया बेटा, ये ई स्क्वायर अपॉन 4 आर। समझ में आया क्या? ये हाँ कौन सा सर। था, पी हाँ आउटपुट। चलो जरा एक काम करता हूँ, मैं इनपुट की बात भी कर लेते हैं।
इनपुट क्या है? जो बैटरी दे रही है, तो P इनपुट, इनपुट वो क्या होता है? E इंटू आई होता है, V इंटू आई। बताया था ना, जब भी आपको बैटरी से निकालना हो तो आप हमेशा क्या किया करो? V इंटू आई किया करो। V मतलब उसका EMF वाला टर्म है ना, E इंटू आई। आई कितना है? E अपॉन आर प्लस आर आएगा, है कि नहीं? आई तो कितना आता है भाई सर्किट में? E अपॉन आर, आर इक्विवेलेंट था आर प्लस कैपिटल आर। ये कितना हो जाएगा? E स्क्वायर अपॉन आर की प्लेस पर क्या रख दो आप? कैपिटल आर की प्लेस से स्मॉल आर रखो, कितना आएगा? 2R आएगा। बोलो भाई, सही है? अब एक चीज देखो आप, ये आया E स्क्वायर बाई 4R और ये आया कितना? E स्क्वायर बाई 2R। P आउटपुट आया E स्क्वायर बाई 4R और इनपुट कितना दिया गया है भाई? E स्क्वायर बाई 2R। सही है? अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, इफिशियंसी क्या होता है भाई? P आउटपुट अपॉन P इनपुट होता है कि नहीं होता है? हाँ तो आउटपुट कितना है? E स्क्वायर बाई 4R और इनपुट कितना है? E स्क्वायर बाई 2R। हाँ कितना है? 1/2। अगर आप परसेंटेज में निकालो तो क्या 50% आएगा वो? हाँ सर 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में आ जाएगी, तो ईटा कितना आया? 50%। तो क्या क्या बातें याद रखनी है अपने को? पहली बात ये याद रखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ सब लिखना अपने शब्दों में, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आए होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? आर इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। पहला ये है। दूसरा, इन दिस केस इफिशियंसी ऑफ बैटरी विल बी इक्वल टू 50%। ये दो चीज आप भी लिख लो, ठीक है? और इफिशियंसी के बारे में हम लोग डिटेल में कुछ और भी चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल तो इतना तुम लिख लो जो मैंने आपको समझाया है। कोई डाउट आए तो पूछो मेरे से, है? तो आर इक्विवेलेंट वाला भी इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सर्किट बना के देता हूँ, छोटा सा ही है ना? ठीक है, मान ले कि ये अपना है 10 वोल्ट और यहाँ पे लगा दिया मैंने 5 ओम, ठीक है? और ये 12 ओम है, ये X है और ये 1 है, ठीक है? क्वेश्चन पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ X फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, ये आपका दे रखा है कि ये आपका बैटरी था, उसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को 5 वोल्ट दे रखा है। तो आपसे बोला है कि बताइए कितना होना चाहिए ताकि जो आपको लोड रेजिस्टेंस, लोड में पावर मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल जाए। सिंपल फंडा बेटा, कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन चाहिए आपको, अगर मैक्सिमम आपको पावर ट्रांसमिशन चाहिए तो क्या आपको समझ में आना चाहिए भाई, कि जो भी ये आर एक्सटर्नल है, ये इसका वैल्यू 5 ओम के बराबर आना चाहिए। सिंपल सी बात है, मतलब आर जो भी नेट आएगा वो आर के बराबर आना चाहिए। सही है ना? अब बताओ, यहाँ पे ये 1 है तो इन दोनों का मिला के कितना आना चाहिए? 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अरे बोलो ना भाई, हाँ सर। है ना? तो 12 और x का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 कब देता है? जब x 6 होता है। याद है क्या? 12 6 का कॉम्बिनेशन 4 देता है, देखो ना, 12 6 हाँ अपॉन सर। 12 प्लस कितनी 12 अपन ने किया है ना? हाँ सर। 72/18 4 टाइम्स 4 आता है। तो वही है, यहाँ पे आपका क्या हो गया? आंसर कितना है उसका? 6 होगा। सही है ना? तो देखो, अगर ये जो जिसको ये फंडा पता था, है ना, वो तो भाई साहब धड़क से करेगा। जिसको फंडा नहीं पता था ना, तो भले कंसेप्ट छोटा सा है लेकिन उसके लिए हिलने वाला क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का मतलब क्या है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं, कि जो उस केस में आएगा आउटपुट जो पावर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। उसके अलावा आपका पावर आउटपुट अगर आप आर वेरी करते हो तो कम ही आएगा। चाहे आप इस आर को, कैपिटल आर को, चाहे आप बढ़ा लो घटा लो, जो कर लो, आपको मैक्सिमम पावर लोड के अक्रॉस तभी मैक्सिमम मिलेगा जब आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो। अगर आर जो है लेस देन आर करो, चाहे आर ग्रेटर देन आर करो, दोनों ही केस में आपको क्या मिलने वाला है?
मैक्सिमम वाले से वैल्यू कम मिलने वाला है। सही है ना? बोलो, बात समझ में आई? हाँ सर। चलो। हाँ हाँ, अच्छा, इफिशियंसी क्या बताता है कि इनपुट का कितना पार्ट उसने इस्तेमाल कर लिया। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में लोग कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं कि जो मैक्सिमम पार्ट है वो भी ले जाएगा, मतलब इफिशियंसी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ये गलत चीज है ना, ये गलत मिसकंसेप्शन एक तरीके से है कि लोग ये समझते हैं कि जब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन बन रहा है तो वही कंडीशन इफिशियंसी भी मैक्सिमाइज करेगा। ऐसा बिल्कुल भी हो, हमेशा हो, जरूरी नहीं है। अभी मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको कराऊंगा कि मैक्सिमम पावर का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, जो कि आपके सामने लिखा है, R बराबर कैपिटल R। और मैक्सिमम इफिशियंसी तब मिलती है जितना ज्यादा लोड रहेगा, इफिशियंसी उतनी ज्यादा मिलती है। लोड मतलब कैपिटल R। तो इसको नोट करने का अभी मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से, ठीक है? नोट करिए, ठीक है? 3 प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। ठीक, ये बोल दिया 2 ओम है, और इसको बोल दिया हमने 1 ओम, और यहाँ बोल दिया हमने कितना, 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये लिख दिया हमने 2 ओम, इसको भी लिख दिया हमने 2 ओम, ये 10 वोल्ट। तो ये तो फिक्स ही रहने वाला बैटरी है ना, बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है, सिर्फ मैं इसको वेरी कर रहा हूँ, कैपिटल आर को। ठीक है, आपको क्या करना है, तीनों ही केस में पी इनपुट निकालना है, पी आउटपुट निकालना है, इफिशियंसी। पी इनपुट, पी आउटपुट, इफिशियंसी, पी इनपुट, पी आउटपुट और इफिशियंसी, ये तीनों निकालना है। पी इनपुट का मतलब 10 इंटू आई, 10 इंटू आई, हर केस में आई निकालो, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, है ना? और पी आउटपुट मतलब क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर। आर मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू 1 है, यहाँ पे आर का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे आर का वैल्यू है 3। समझ में आया कुछ? तो मेरे को तीनों पार्ट का आंसर जल्दी जल्दी करके बताओ मेरे को, फिर मैं कुछ कंक्लूजन बताऊंगा, उसको अपने शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो पहले काम करते हैं हम लोग, आई निकालते हैं हर एक केस में, है ना? आई निकालते हैं। देख आई कितना आएगा, यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना है 10, आर इक्विवेलेंट कितना है 3, तो आई कितना आएगा 10/3। सही है, तो पी इनपुट कितना आएगा, पी का क्या बोला था, 10/3 इंटू 100/3 100/3। चलो, पी आउटपुट कितना आएगा, आई स्क्वायर आर, 100/9। मतलब 100/9 इंटू 1, तो 100/9। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, कितना आएगा बेटा, 33.33%। 33.33%। ये आ गया आपका पहले वाले केस में। और आउटपुट कितना आएगा 100/9, ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा बेटा, 1.11। 10 पॉइंट 11 पॉइंट है ना, 11.11। हाँ 11 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो अब इधर देखते, सेकंड वाले केस में देखते हैं हम लोग। सेकंड वाले केस में आपका आई कितना आएगा, 2 2 4 है ना, तो आई आएगा 10/4 2.5 है ना। हाँ, चलो 2.5। तो पी इनपुट कितना आएगा 2.5 इंटू 25। पी आउटपुट कितना आएगा 25, 2.5 का स्क्वायर इंटू 12.5। 5.25 या 5.5, 12.5। 12.5। अच्छा 12.5, 12 चलो 12.5। इफिशियंसी कितना आएगा 50%। हाँ 12.5 अपॉन 25 इंटू 100, तो इफिशियंसी आ गया 50%। देखो यहाँ पे भी इफिशियंसी 50% आया, और यहाँ पे भी देखो ये आर और ये आर बराबर है कि नहीं बराबर है। हाँ सर। हाँ इसीलिए मैंने वहीं लिखवा दिया था आपको। चलो यहाँ पे देखो आई कितना आएगा, आई कितना आएगा भाई 10/5, 2, हाँ 2। तो 2 इंटू 10 20 आया पी इनपुट। हाँ पी आउटपुट कितना आएगा 2 स्क्वायर इंटू 12। 3, कितना आएगा 12। हाँ इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, 60%। क्या 60% आएगा। हाँ सर। बताओ मैक्सिमम इफिशियंसी कहाँ पे आई, लास्ट वाले में आई कि नहीं आई। हाँ सर। यहाँ पे देखो 50 है, यहाँ पे क्या है कम है,
तो एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि अगर आपने आर बढ़ाया है ना, तो इफिशियंसी गारंटी के साथ बढ़ेगा, है ना। हाँ सर। लेकिन जो पावर आउटपुट है ये कब तक बढ़ेगा, आर बढ़ाने पे तब तक बढ़ेगा आउटपुट पावर जब तक कि आर का वैल्यू स्मॉल आर से कम है। बात समझो इस बात को। देखो यहाँ पे आउटपुट पावर कितना था 11.1, यहाँ पे कितना था 12.5 और यहाँ पे कितना हो गया 12। अरे 12। घट गया कि नहीं घट गया, हम्म। है ना। तो जब तक उसका वैल्यू कैपिटल आर का आर से कम रहेगा तब तक बढ़ाने पर पावर आउटपुट बढ़ेगा। और अगर आपने आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो पावर आउटपुट बहुत कम हो जाएगा लेकिन इफिशियंसी मैक्सिमम हो जाएगा। आपने आर बढ़ाया बहुत ज्यादा तो इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जो आउटपुट पावर है ना वो घट जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। इसीलिए आपको बहुत सिर्फ इफिशियंसी के पीछे नहीं भागना है, ये भी देखना है कि भाई साहब आउटपुट पावर इतना तो मिल जाए कि हमारा काम चल जाए। आप अगर सोचो इस 3 की जगह पर आप क्या कर दो 100 कर दो, है ना, और फिर आप पावर आउटपुट निकालोगे उसका वैल्यू और कम आएगा। इस 100 की जगह 1000 कर दो, 10,000 कर दो, 1,00,000 कर दो, तो इफिशियंसी 99 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी। अगर आप एक 10 लाख कर दो उसको तो है कि 90% से ऊपर पहुंचेगी। और इतना इफिशियंसी हमने ले तो लिया लेकिन जो आउटपुट पावर है मेरे भाई वो तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आई बहुत कम हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे आई कितना था, अभी 2 था, अगर आपने 10 लाख कर दिया तो 10 लाख 2 हो जाएगा रेजिस्टेंस, है कि नहीं। तो 10 बटे 10 लाख 2, आई कितना कम हो जाएगा, और आई कम हो गया तो आई स्क्वायर और भी कम, तो आउटपुट पावर और भी कम। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो हाँ सर। ये इतना सबने नोट कर लिया था क्या? हाँ हाँ। चलो मैं कुछ बताता हूँ बातें, इसको हटा रहा हूँ, मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। देखो क्या है कि अगर आर की वैल्यू, ये एक्सटर्नल की जो वैल्यू अगर स्मॉल आर से कम है तो अगर आपने आर बढ़ाया, बढ़ाते गए तो आउटपुट पावर जो आर के आर जो कंज्यूम करने वाला है या लोड के अक्रॉस आने वाला वो बढ़ेगा, इफिशियंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन आर का वैल्यू जो है अगर आर से ज्यादा है और फिर भी आप अगर आर बढ़ा रहे हो तो इफिशियंसी तो नो डाउट बढ़ेगी, लेकिन आउटपुट पावर क्या हो जाएगा भाई साहब, घट जाएगा। बात समझ में आया क्या? ठीक है, चलो तो ग्राफ ड्रॉ करते हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करते, देखना ध्यान से। आउटपुट पावर यहाँ पर है और यहाँ पे आपका कैपिटल आर है। जब आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे आर की वैल्यू, तो पावर भी क्या मिलती है, 0 मिलती है। आप फॉर्मूला देखोगे ना पावर में तो ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। तो आर 0 रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पावर 0 आएगी। और मैंने बोला कि पावर मैक्सिमम कब मिलेगी, जब आर की वैल्यू क्या हो जाए भाई, कैपिटल आर के बराबर हो जाए। और अगर आपने पावर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो आगे एक टाइम बाद आउटपुट पावर और क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पावर कुछ इस तरीके से अपने को मिलती। बात समझ में आया क्या? और मैक्सिमम पावर कहाँ मिलती है अपने को, आर बराबर आर पर। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ आपको यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है कि ये जो रीजन है आर लेस देन आर वाला रीजन है, और ये रीजन कौन सा, आर ग्रेटर देन आर है। देखो खुद ही देखो, यहाँ पे कैपिटल आर बढ़ा रहे हो आप तो इफिशिएंट वो आउटपुट पावर घट रहा है कि नहीं घट रहा है ना। और इस रीजन में यहाँ पर जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस रीजन में आर कैपिटल आर स्मॉल आर से कम है, तो देखो आर बढ़ाने पर क्या उसका वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं, आउटपुट पावर का बढ़ रहा है। सही है ना? बोलो भाई। हाँ सर। और इफिशियंसी का क्या हो जाएगा हिसाब किताब, अगर मैं इफिशियंसी को ड्रॉ करूँ तो हमेशा ही बढ़ेगा, लेकिन हमें पता भाई इफिशियंसी का मैक्सिमम वैल्यू तो 100 ही हो सकता है। तो वो बढ़ते बढ़ते क्या होता है, कुछ इस तरीके से जाएगा और एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। और ये कौन सा था, 100% था। समझ में आया क्या? ये दोनों ग्राफ है, दोनों ग्राफ को ध्यान में रखना आप, ठीक है। नोट करिए और हाँ डाउट, सर। हाँ नोट करो, डाउट हो तो पूछो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो 2 टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली, है ना।
एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज के लिए आपने पता है बेटा एंड टू एंड कनेक्शन होता है, और पैरेलल वाला हमें पता है कि भाई जो टर्मिनल पोटेंशियल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्या है, आपको दोनों का वो जो शकल है ना, वो जो है सीरीज वाले का सीरीज वाले से मिलना चाहिए, और पैरेलल वाला जो था पहले हमने रेजिस्टेंस में जो पढ़ रखा था उससे मैच करना चाहिए। सही है ना, क्योंकि बहुत बार हमने देख लिया वो चीजें। तो मैं आपको बताता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन अगेन, अगर आपको ये सारी चीजें जो है, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, अगर यहां से अगर आप फाइनल रिजल्ट नहीं भी याद रखते हो तो भी आपको अगर केवीएल आता है, केसीएल केवीएल लगाना आता है लूप में, तो आपको इसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। सही है ना, बाकी फिर भी मैं हाँ। करने की कोशिश करता हूँ, कहीं डाउट आए तो पूछिएगा। चलिए देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब है कि बहुत सारे क्या लगने वाले हैं, बैटरी, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया है। ऐसे बहुत सारे आएंगे, और हाँ सर। इनके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल आर जोड़ रखा है। तो अपने से पूछा है कि इन सभी को मुझे एक बैटरी और एक आर इक्विवेलेंट में क्या करना है बेटा, बदलना है। तो भाई जो ये ई आएगा वो ई इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, और ये आर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, और ये अपना आर। बस मुझे ई इक्विवेलेंट चाहिए, हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो क्या क्या आएगा, मान लीजिए ये E1 था, ये R1, E2 R2, है ना, E3 R3, और ये EN RN, बहुत सारे ऐसे। ठीक है, सपोज करंट ऐसे बह रहा था। ठीक, अगर आप केवीएल लगाओ, जो कि हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, केवीएल कितना है देगा यहाँ पे, अगर आप लगाना स्टार्ट करो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, ऐसे लगेगा बेटा, है ना। तो अगर मैं लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, देख, माइनस आई इंटू आर, बाद वाला साइन उठाना अपने को, माइनस आई इंटू आर एन, लास्ट वाले में देखा हमने। फिर ऐसे बहुत सारे आएंगे, है ना। तो माइनस आई इंटू आर, R3, IR2, IR1, ऐसे चलेंगे। ठीक है, और फिर अगर आप यहाँ पे देखो बैटरी वाले जो टर्म आ रहे हैं, तो पहला आ जाएगा EN आया, ऐसे और भी आए होंगे, ऐसे E1 आया होगा, है ना, ऐसे E3 आया होगा, ऐसे E2 आया होगा, ऐसे E1 आया होगा। सही बात है, बोलो भाई। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक, ये हुआ। तो अब एक चीज देखो, यहां से अगर मैं आई कॉमन लेता हूं सबसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, हाँ सर। E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश डैश, जो भी जितना है EN मिलेगा। और इधर से क्या मिलेगा, I इक्वल टू 0 मिलेगा। हाँ। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, तो जो I आएगा, है ना, वो आएगा समेशन ऑफ EI अपॉन R प्लस समेशन ऑफ RI। एक बार देख लो जो लिखा सही लिखा क्या, इस समेशन मतलब समझते हो ना, इसका मतलब क्या भाई, E1 E2 E3 E4 डैश डैश EN, इसका क्या मतलब है, R1 स्मॉल R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश R1। देखो ना, ये जो पूरी चीज लिखी है, ये पूरी चीज हाँ क्या सर। है, समेशन ऑफ RI है। ये पूरी चीज क्या है, समेशन ऑफ EI है कि नहीं। और I बराबर 1 टू I बराबर कहां तक है, ये N तक। सही है ना, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप I क्या लिखोगे, हाँ, यहाँ पे I क्या लिखोगे, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट लिखोगे। हाँ। दोनों में I सेम होना चाहिए ना, क्योंकि इक्विवेलेंट का हमने आपको परिभाषा ये बता रखा पहले भी, कि सेम बैटरी सेम करंट के लिए, है ना, जो इफेक्ट आता है। ठीक, तो बैटरी सेम करने के लिए ऊपर की जो चीज है न्यूमरेटर, वो सेम करना पड़ेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे क्या आया था, E इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो यहाँ से तो हम लोग एक चीज कमेंट कर सकते हैं भाई, कि जो इक्विवेलेंट आ जाएगा बैटरी का EMF, ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो तो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, जितने भी हैं EN। सही बात है। अब डिनोमिनेटर को देखो, R तो ठीक है, बचा कौन सा टर्म, ये R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरी चीज लिखी हुई है। तो R इक्विवेलेंट कितना है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 अप टू RN।
तो ये मुझे नहीं लगता नहीं कि आपने कोई नई चीज पढ़ी है, ये देखो सब पुराना ही चल रहा है बेटा। तो अगर मान लो 2 बैटरी में इस्तेमाल कर लेता, 2 इंटरनल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लेता, तो क्या आप केवीएल लगा के कुछ भी निकाल सकते थे? हाँ सर। हाँ ठीक है, अपने सिलेबस में है, सारी चीजें किताबों में दे रखी है सीबीएसई ओएससी में, तो आप इसको याद रखो, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। सही है ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो आता है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, सीरीज वाले की तरह जुड़ जाता है, और ई इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बस याद रखना यहाँ पे अभी जो मैंने आपको केवीएल लगाया है, हर किसी का पोलैरिटी एकदम मैच कर रहा है। देखो प्लस माइनस, कहीं मैंने उल्टा नहीं है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अगर मैं उलट दूंगा तो बस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। वो भी बताता हूँ मैं भी आपको थोड़ी देर से, नोट करो। तो मान लो कि मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेता हूं, ऐसे देखो कि ठीक है, ये 2 एक 3 ऐसे ले लिया और एक आर इधर लगा लिया। ठीक, ये बोला 5 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम। ठीक है, ठीक, अब कुछ भी बोल सकता है, बताओ आई कितना है करंट। तो क्या आई निकाल सकते हो बेटा? अब मुझे बताओ, क्या इसके लिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना जरूरी है क्या? नहीं, सिंपल है भाई, हमने करंट निकाल दिया, ऐसे केवीएल लगा दिया, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बट फिर भी चलो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो सर हाँ बेटा बोल। वो 3 और 10 के बीच में का रेजिस्टेंस क्या है? 1 1 हाँ बस। 4 8, हाँ ये ऐसा कुछ है। ठीक है, देख बेटा, तो मान ले अगर कि मैं अगर इसको ऐसे ही करूं, तो मुझे पता है भाई साहब कि अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो यहाँ पे करंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा। और जो बैटरीज हैं सबका देखो, अगर मैं ऐसे इधर से इधर जाऊंगा, ऐसे ऐसे अगर मैं जाऊं तो हर किसी का बाद वाला प्लस ही मिल रहा है, देखो ध्यान से, है ना? तो हर किसी का बाद वाला प्लस मिल रहा, सारे ऐड हो जाएंगे, तो 10 3 13 और 5 18। तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया? 18 हो गया कि नहीं हो गया, है ना? बोलो भाई। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? टोटल नेट आर कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये तो 1 4 4 4 8, 8 ठीक है नहीं? 8 हो, तो आई कितना हो जाएगा? 18/8 आएगा कि नहीं आएगा आंसर? हाँ सर आएगा। अब जैसा हमने पढ़ा वैसे देख लेते भाई। ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सबको जोड़ने का है, 5 + 3 + 10 कितना आएगा बेटा? ये 18। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा? 1 + 1 + 2 कितना आएगा? 4 ओम आएगा। कैपिटल आर अपनी तरफ का 4, आई क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। आंसर कितना जाएगा? 18/4 + 4 बराबर 18/8। देखो सेम आंसर, सही है? क्लियर? हाँ सर। हाँ, अच्छा मान ले कि इसमें अगर मैं कुछ पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं भाई? पोलैरिटी में अगर रिवर्स कर दूं, जैसे मान ले कि यहाँ तक नोट करो, फिर बताता हूँ मैं, जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो हमने एक प्रॉब्लम ऐसे लिया, आपसे बोला गया कि भाई साहब आपको क्या करना है, ई इक्विवेलेंट बताओ और आर इक्विवेलेंट बताओ और करंट बता दो। ठीक है ना? तो क्या करना बेटा अपने को कि मैं अगर केवीएल लगा के करूं इसको, तो मेरे को पता है भाई साहब केवीएल लगाना बहुत आसान है। मैं एक करंट की डायरेक्शन मान लेता हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके करंट की डायरेक्शन मानता हूँ मैं ये सबसे बड़ी वाली बैटरी देखा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन मान लिया आई। ठीक है, और फिर मैं चालू हो गया लगाना, तो करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और वापस आएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस। सही बात है? क्लियर? अब एक चीज देखो जरा, तुम ध्यान से देखना कि अगर मैं सिर्फ बैटरी को ध्यान से देखूं, मगर केवीएल लगाना मैं ऐसे घूम रहा हूं, मैं ना ऐसे इस डायरेक्शन में चलो, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, जो पहली बैटरी आएगा उसका बाद वाला साइन कौन सा था? प्लस। इधर से ऐसे जा रहा हूं ना मैं, तो इसका प्लस आया तो मैंने लिखा +20, यहाँ पे लिखता हूँ +20। बाद में जो बैटरी आया उसका कौन आया? माइनस आया बाद वाला साइन, तो क्या लिखूंगा? माइनस। फिर जब मैं गया तो फिर से कौन आया? बाद वाला, तो प्लस मिला। तो आप देखो कि इनमें से एक की पोलैरिटी क्या थी? रिवर्स थी, मतलब एक का बाकियों से ऑपोजिट था। देखो यहाँ प्लस
बड़ी बैटरी छोटी, बड़ा डंडा छोटा डंडा, छोटा बड़ा बड़ा छोटा। तो इसमें थोड़ा सा रिवर्स हो गया था पैटर्न, है ना। तो यहाँ पर उसके आगे क्या लग गया, माइनस साइन लग गया। तो ई इक्विवेलेंट निकल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। कितना हो गया बेटा ये 25। हाँ हाँ चलो आर इक्विवेलेंट देखते हैं। आर इक्विवेलेंट में कुछ नहीं करना है, सबके सब सीरीज में है बेटा। तो क्या करोगे 2 + 3 + 5, है ना। ये सब आर, ये यही तो आर है, छोटे छोटे आर है सबके अलग अलग इंडिविजुअल बैटरीज के। कितना हो जाएगा 5 + 5 10 हो जाएंगे। कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर कितना है 10 वोल्ट 10 ओम है। आई क्या होता है भाई, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर, आर प्लस आर इक्विवेलेंट। आर क्या है, कैपिटल आर 10 है, और आर इक्विवेलेंट कितना 10 है। कितना जाएगा बेटा 25/20। सही है क्या, बोलो भाई। हाँ सर। तो आंसर जो भी आ जाए, है ना। कितना आ जाएगा पॉइंट सॉरी 1.25। क्या कहते हो, ये आंसर हो जाएगा। सही है ना। तो अगर किसी ने अपना पोलैरिटी रिवर्स कर लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस क्या करना अपने को, उसके आगे माइनस लगा देना बस। सही है ना। अच्छा एक और प्रॉब्लम देखो छोटा सा। मान लीजिए आपसे बोला कि n आइडेंटिकल बैटरीज है, n आइडेंटिकल बैटरीज, है ना। 2 of them are reversed, are connected with reverse polarities। ठीक है। फाइंड ई इक्विवेलेंट, ठीक है, if each has EMF E0। ठीक है। एन आइडेंटिकल बैटरीज थी, उसमें से क्या किया हमने, दो नहीं, एक काम करो, कुछ और एक जनरल वैल्यू एम ले लिया हमने। एम बैटरीज को हमने क्या कर दिया, एम बैटरीज का पोलैरिटी रिवर्स करके कनेक्ट कर दिया गया है। आपसे बोला गया है कि अगर हर एक का EMF E0 था तो आपको ई इक्विवेलेंट बताना है। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। n-2m टाइम्स n minus m, n-2m। n minus 2m। सर आपने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, अभी स्टार्ट किया। ओह शिट। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखो जरा, दो सेल को लेके मैं समझाता हूं, बाकी वही पैटर्न सब में फॉलो होगा ना। देख जैसे मैंने क्या किया, दो सेल ऐसे बनाया, ये दोनों किस में दिख रहा है बेटा, पैरेलल में ना। और यहां पे हमने क्या कर दिया, एक आर एक्सटर्नल जोड़ दिया। ये हमारे पास R1 मान लेते हैं, इसको E1 बोल देते हैं। ये R2 है, ये E2। सही है ना। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है और R1 इसका। मान लीजिए करंट यहां से आई आया, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे मान लेता हूं करंट, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पे करंट डायरेक्शन उल्टा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस समझना अपने को। इधर मान लिया I2, इधर मान लिया अपने को I1, और यहाँ पे कितना जाएगा करंट I, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे बेटा। यहाँ पे ये आया, यहाँ से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है I1 I2 में, तो यहाँ भी जब दोनों मिलेंगे I1 और I2 तो मिलके वापस क्या आ जाएगा I। सही बात है। हाँ चलो ओके, हमें क्या करना है बेटा, इसका इक्विवेलेंट लिखना है। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा हमें क्या करना है, एक बैटरी से रिप्लेस करना पड़ेगा उसको, और एक ही रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा इंटरनल, और एक्सटर्नल तो अपना आर चल ही रहा है। तो अपना मेन मकसद ये निकालना, ये निकालना, ठीक है। और जो करंट है वो करंट अपना वही आएगा। सही है, बोल बेटा। तो जो आई लिखूंगा हाँ मैं, सर। वो कितना लिखूंगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। बोलो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। हाँ टोटल सर। जो आपका बैटरी है, जो पोटेंशियल पूरे उसमें जो सोर्स की तरह काम कर रहा है, वो एक ही बैटरी यहाँ पे इक्विवेलेंट है, और टोटल रेजिस्टेंस जो है सीरीज होने की वजह से ये दोनों जुड़ के ये आपका आर इक्विवेलेंट बना। चलिए अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, है ना। अगर मैं केवीएल लगाऊं,
केवीएल लगाता हूँ मैं, बस आप देखते रहना कोई गलती ना हो, है ना। मैंने केवीएल यहाँ से लगाना चालू किया, रंग बदलता हूँ मैं, थोड़ा इधर कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, पहले मैं ऊपर ऊपर जाऊंगा ऐसे, है ना, यहाँ से ऐसे जाऊंगा और वापस घूम के आ जाऊंगा, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे ही जैसे मैंने दिखाया वही डायरेक्शन में फॉलो करूंगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहला एलिमेंट कौन सा मिला, कैपिटल आर मिला, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस आई इंटू आर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि बाद वाला साइन आपका माइनस है। फिर मैं इधर गया, ऊपर वाले में घुस गया, तो ऊपर वाले में क्या मिला मुझे, पहला माइनस आई टू मिला, माइनस क्या मिला मुझे, आई आर टू मिला, और वापस मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो मैं 0 लिखूंगा। ऐसे अगर मैं एक और पाथ को फॉलो करूं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहीं से, और वो पाथ कौन सा है, रेड वाला, देखते रहना आप जरा एक बार ध्यान से, ठीक है क्या, ये फॉलो कर लिया मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा, देख, माइनस आई आर, है ना, माइनस E1 माइनस आई इंटू R1 बराबर 0। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ सर। इस वाले इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को आप अलग अलग जो है, इसको आप एक काम करो, इस वाले को R2 से डिवाइड कर दे, इसको R1 से डिवाइड कर दे, इस वाले को क्या कर दे, R2 से डिवाइड कर दे, तो देख कितना आएगा, है ना, माइनस आई आर बाई R2, ठीक है, माइनस E2 बाई R2 माइनस आई इज इक्वल टू 0। सही लिखा क्या? हाँ। ओके, और मैं जो है इसमें R1 से डिवाइड करता हूं, तो माइनस आई आर अपॉन स्मॉल R1 E1 अपॉन R1 माइनस आई इज इक्वल टू, सही है क्या? यहाँ पर ने कुछ गलती किया, देख यहाँ पे आएगा I2 और यहाँ पे आएगा I1, यहाँ बचेगा I2, यहाँ बचेगा I1। समझ में आया क्या? चलो जरा इनको ऐड करो आप, क्या करें, इसको ऐड करते, तो ऐड करेंगे तो देख क्या आएगा, अगर मैं आई वाले टर्म को साथ में रखूं, माइनस के साथ रखूं, है ना, और आर भी साथ में रखूं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 बचेगा, सही है। और यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये अपने पास आ रहा है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन, और इसमें क्या बचेगा, I1 प्लस, हाँ सही है क्या? हाँ सर। ओके, सही है। अब क्या किया, ये जो चीज है ना, ये वाली टर्म, ये क्या आई के बराबर है, क्या बेटा, ये आई के बराबर। तो अगर मैं आई वाली टर्म एक साथ रखूं तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, आर, है ना, आर, और इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा मुझे, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस E1 R1 प्लस E2 बाय R2। सही लिखा क्या? बोल बेटा। हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, कि जो यहां से आई आएगा, है ना, आई जो आएगा वो कितना आएगा, वो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ बेटा, है ना, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अभी नेगेटिव साइन को मैं जस्टिफाई करता हूँ, मैं कहाँ उसको मैनेज कर रहा हूँ, अपॉन में R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1, है ना। अब इधर देखो, इस वाले डब्बे को अगर देखो ध्यान से ना, तो यहाँ माइनस आएगा, इस वाले डब्बे को अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये माइनस, हाँ बस यही था मतलब, बाकी ठीक है। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। चलिए, अब क्या करना है मुझे कि ये जो नीचे वाला माइनस वाला बताओ। अरे देख, यहाँ पे भाई डायरेक्शन उल्टा बनाया ना मैंने आई का, हाँ इसीलिए मैं, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली टर्म है ना बेटा, मैं एक काम करता हूं ना, कि यहां से ये जो दिख रहा है ना 1/R1 प्लस 1/R2, इससे क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे दोनों जगह,
है ना। ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड करता हूँ और फिर नया टर्म में लिखता हूँ। अभी यहाँ पे जगह तो है नहीं, एक काम करो पहले यहाँ तक नोट करो फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है, नोट करिए। चलिए चलो देखते हैं कि जो हमारे पास आया वैल्यू है ना, ये वाली ई का जो वैल्यू आया है इसको थोड़ा और हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। क्या करना बताया मैंने आपको कि दोनों ऊपर नीचे क्या करने का है, डिवाइड कर देना है। किससे? 1/r1 + 1/r2 से। तो देख कितना आएगा, ऊपर क्या चलेगा, e1/r1 + e2/r2 डिवाइड बाई 1/r1 + 1/r2। सही है। नीचे देखो, यहाँ तो बचेगा r और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/r1 + 1/r2। क्या ये सबको फंडा समझ में आया ये पूरी चीज? हाँ। चलिए ओके। तो ये जो लिखा है ना, इसको अगर मान ली दो दो सेल थे तब तो सिर्फ दो टर्म आ रहा है सबका। अगर बहुत सारे होते, फॉर मेनी सेल्स, है ना, आप लिख लो नंबर कितना मान लिया हमने, उसको n के बराबर मान लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, समेशन EI/RI बाय RI। गुड 1/RI डिवाइड बाई R प्लस, बात समझ में आया क्या? सर 1/(1/RI नीचे 1 सही है ना, समेशन ऑफ RI। रुक जा एक मिनट, 1/1 नहीं सही है। हाँ सही लिखा सही लिखा। ये हमारे पास आया है। इन दोनों, इस वाले डब्बे को और इस वाले डब्बे को कंपेयर करोगे आप तो E इक्विवेलेंट कितना लिख पाओगे, E1/R1 + E2/R2। अगर 3 है तो E3/R3, n है तो EN/RN डिवाइड बाई 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अप टू 1/RN। ये क्या आ गया आपका, E इक्विवेलेंट आ गया। बात समझ में आया क्या? हाँ। और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये जो दिख रहा है ना अपने को, ये 1/(1/RI) बस, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/RN। दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आया? हाँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि वो टाइम ओवर होने वाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना अपने को, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में कि जो E इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है, E1/R1 + E2/R2 अप टू EN/RN होल डिवाइड बाई 1/R1 + 1/R2 प्लस, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, इस पूरी चीज को 1/R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। तो ये क्या, तो ये हमारे पास था। आपको याद करना है तो याद कर लो इसको, है ना। बस ये आपको बोर्ड्स वगैरह में काम आ सकता है, अदरवाइज आपका जो मेन पेपर ऊपर होगा IIT JEE का, उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये पूछेगा ऐसा कुछ। हाँ वो ट्रिकी क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है इसको, है ना। देखो अभी क्या है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अगेन मैंने n आइडेंटिकल बैटरीज ले ली, है ना, n आइडेंटिकल बैटरीज ले ली। EMF हर किसी का कितना था, ईच हैज EMF इक्वल टू E0। हर किसी का EMF कितना था, E0 था, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस R0 मान लिया, ठीक है। उन सबको हमने पैरेलल में जोड़ दिया। क्या कर दिया भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया हमने। तो आप E इक्विवेलेंट बताइए कितना आएगा, E इक्विवेलेंट कितना आएगा, बताइए भाई E इक्विवेलेंट कितना आएगा। आंसर है E0। आप यहाँ पर रख देखो सारी वैल्यूज, यहाँ पे रखिए, आइडेंटिकल है सारे के सारे, है ना बेटा। तो E0/R हाँ। और वो कितनी बार है, n बार है, तो n से मल्टीप्लाई कर, कॉमन आ जाएगा। हाँ
और इधर नीचे भी कितनी बार है, वो n बार है, तो n बाई आर नॉट, n बाई आर नॉट कैंसिल होके आंसर कितना दे दिया आपने को, सही है ना। अच्छा आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, तो 1 बाई आर इक्वलेंट क्या बोलते हैं, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री अप टू n, सारे वैल्यू बराबर है तो n बाई आर, तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई n, सही बात है। चलिए तो जल्दी से नोट कर लो इसको। अभी एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन वाला, इसमें बहुत आसान है, तो बड़ी बात नहीं है, नोट करो। तो क्वेश्चन एक छोटा सा है, क्या क्वेश्चन देखो कि n आइडेंटिकल बैटरीज है ना, ये सीरीज में है, ठीक, और ऐसे n आइडेंटिकल बैटरीज का m रो है, मतलब मैं अगर डायग्राम में शो करूं तो कैसा देखो, ठीक, ये पहला रो हो गया, फर्स्ट रो, और इसमें कितने बैटरी हैं, n बैटरी है, ठीक है। ऐसे सेकंड रो हो गया आपका ये, इसमें भी कितने बैटरी हैं, n, ठीक है। ऐसे और भी, और ये कहां तक जाएगा बेटा, कितने रो हैं टोटल, m रो है, सही है। लास्ट वाला बस बना के दिखा दे रहा हूं मैं, और इसमें भी कितना है, n बैटरी है, सही है, ऐसा बोला। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया। आपसे बोला क्या कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, है ना, आपको रिलेशन बताना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन NMR कैपिटल R, ये क्वेश्चन सोचिए और करिए। सिंपल है बेटा कि ये जो है, अगर मैं एक एक रो की बात करूं, हर एक रो की बात करूं, इस रो में अगर मैं बात करूं, इस रो का R इक्विवेलेंट कितना है बेटा, n टाइम्स R, सारे सीरीज में। ऐसे इस वाले का भी कितना है, n टाइम्स R, हर किसी का n टाइम्स R है, तो उसको मैं नया R डैश बोल देता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे कितनी बार वो पैरेलल में लगा हुआ है, m टाइम्स लगा हुआ है, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, R डैश बाई m होगा कि नहीं होगा, हाँ। है ना। अच्छा, और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, जो बैटरी है उस बैटरी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट n टाइम्स e हो जाएगा, तो n टाइम्स e बैटरी है और n टाइम्स r है, ऐसे हर जगह दिखेगा आपको n e n r, मतलब अगर एक बैटरी से रिप्लेस करो तो उस बैटरी का ईएमएफ n टाइम्स पहले वाले को जाएगा, ऐसे हर जगह दिखेगा, ठीक है क्या। फिलहाल तो अपने को R इक्विवेलेंट से मतलब था कि सब पैरेलल में बैटरीज लगी हुई है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस NR NR NR, और कितनी बार आया हो, m बार आया है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या होता है, R बाई m हो जाता है। यहाँ पे R की जगह R डैश मैंने मान लिया, और R की वैल्यू कितनी थी, NR थी, सही है। अब ये NR बाई m जो आया वो R इक्विवेलेंट आया स्मॉल, और मैक्सिमम पावर के लिए एक्सटर्नल वाली जो वैल्यू है स्मॉल r के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका क्या है भाई साहब, रिलेशन क्या है, रिलेशन किसमें है, NMR और कैपिटल R में, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। बात समझ में आया क्या, बोलो भाई। हाँ सर। चलो